Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video I am going to continue a very beautiful story of me becoming a chartered accountant, full of struggles, failures, setbacks, yet bouncing back अगेन। और मैंने इस जर्नी को एक रिलेशनशिप दिया है मेरा और सीए के बीच का, जिसमें मल्टीपल ब्रेकअप्स और पैचअप्स हुए हैं। उसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैंने आपको बताया है पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डू वॉच इट, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप मेरी जर्नी से क्या सीख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब तक मैंने सीए इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए थे। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी वाज अब आर्टिकलशिप कहाँ से करना है। आर्टिकलशिप मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जब मैंने आर्टिकलशिप सीए इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर किए थे, तब हमारे पास ऑप्शन होता था कि आप सिंगल ग्रुप क्लियर करने के बाद भी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो, बट मैंने वो नहीं किया। मैंने खुद को 6 मंथ्स और दिए कि प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करते, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जब से आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो वहां से आपके सीए फाइनल के अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं। तो मैं बहुत क्लियर थी कि अगर मैं वर्क कर रही हूँ तो मैं वर्क पर फोकस करूंगी, बट मुझे टू बी वेरी फ्रैंक सीए इंटर वाला टैग लेकर आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं करनी थी। तो मैंने चूज किया कि मैं दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप ज्वाइन करूंगी, और ऐसा ही हुआ। मैंने दोनों क्लियर किए, आर्टिकलशिप ज्वाइन की। और आर्टिकलशिप के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लाइक बिग 4 में जाना है, दूसरी सिटीज में जाना है, बड़ी फर्म्स को ज्वाइन करना है, मिड साइज करना है, स्मॉल साइज करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैंने सिलेक्ट किया। मतलब मैं इतनी डेस्परेट थी ना सीए बनने के लिए, मुझे बिल्कुल भी रिस्क ही नहीं लेनी थी। मतलब अब इतने अटेम्प्ट्स देने के बाद मैं यहाँ तक पहुंची। और मैंने बहुत सारी बातें, हम सुनते भी हैं कि बिग 4 हो गया, नॉट बिग 4 ओनली, मतलब जहां वर्कलोड ज्यादा है तो फिर आपको पढ़ाई में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, एंड मल्टीपल थिंग्स, राइट। तो बहुत सारी चीजें मैंने भी सुनी थी और फिर डिसाइड किया कि अब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा पढ़ाई से। मैंने डिसाइड किया होम टाउन में रहकर मेरी आर्टिकलशिप करना और मेरी पढ़ाई को प्रायोरिटी देना, क्योंकि आप बहुत सारे लोग इस चीज को गलत भी ले सकते हैं, बट मैं बहुत क्लियर थी कि अब वो कहीं ना कहीं डिसीजन 80% ठीक था। मुझे आज भी वो 20% गलत लगता है कि मैं एक बेटर ऑप्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी फर्म्स में रह के आर्टिकलशिप नहीं होता, रैंक्स लाते हैं बच्चे, बट वो मेरी पर्सनल चॉइस थी, राइट। तो मैंने यही किया कि होम टाउन में रहकर मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी है। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दिया। डे 1 से ही मैं लग गई थी कि मतलब पूरा एक जो स्टैंडर्ड टाइमलाइंस होती है ना सीए फाइनल की पढ़ाई को कंप्लीट करने की, मैंने वो प्रॉपर फॉलो की है, प्रॉपर क्लासेस ली है, सिंसियरली क्लासेस को देखा है, क्योंकि मैं माइंड में बहुत क्लियर थी कि मुझे अब और अटेम्प्ट्स नहीं चाहिए। तो जहाँ ऑफिस में मुझे ना बोलना है, मैंने ना बोलना सीखा। ऐसा बहुत सी बार लगता है ना कि हमारे बिना तो ऑफिस में काम ही नहीं होगा, तो मुझे भी लगता था कि यहाँ पर मतलब कैसे, तो बट वहां आपको नो बोलना आना चाहिए कि आपकी पढ़ाई हैम्पर ना हो, ठीक है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। ऐसे करते करते पूरा पढ़ाई को और ऑफिस को मैनेज करते हुए आर्टिकलशिप जर्नी हो गई। अब आता है एग्जाम्स के। वो एग्जाम्स के पहले मेरा अटेम्प्ट वाज नवंबर 2024। उसके 6 महीने पहले ऑफिस से लीव ली, मुझे मिल गई थी, इजीली मिल गई थी लीव। अब those last 6 months before my exams, November 2024 was my CA final का attempt due। तो अब मैंने मतलब खुद को बहुत मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि इन 6 मंथ्स को मैं बेस्ट तरीके से यूज करूंगी। लाइक एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। कैसे वो रैंक आती है, मतलब कहीं ना कहीं मैंने माइंड में वो चीज बिठा ली थी कि मुझे, मतलब मेरे जो सीए इंटर के इतने अटेम्प्ट्स लगे हैं, मुझे उनको रैंक से कंपनसेट करना है, मतलब कहीं ना कहीं। और उसका प्रेशर मैंने बहुत ज्यादा ले लिया था, मतलब मैं हर चीज परफेक्ट करने का चाह रही थी और कहीं ना कहीं वो इम्परफेक्ट होती जा रही थी। तो आते हैं वो 6 मंथ्स पे। यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मीन्स
दो 6 मंथ्स और 5 मंथ्स जितने भी आपको मिलते हैं मैटर्स अ लॉट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 6 मंथ्स मिल गए हैं तो बहुत अच्छा है, जहां आपको 3 to 4 मंथ्स मिलते हैं तो वो अच्छा नहीं है। मैंने तो मेरी जर्नी से ये सीखा है कि जितना कम टाइम आपको मिलता है ना इतना बेस्ट है। वो क्यों, आगे देखो तो बताती हूँ। अब क्या होता है, वो 6 मंथ्स मिले। अब मैंने मतलब हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि क्लासेस तो प्रॉपर हो ही गई थी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो क्लासेस मैंने सबसे पहले ले ली थी ना, जैसे एफआर हो गया, एएफएम हो गया, उसको करने में टाइम लगता है, मतलब चीजें रिकॉल होती है, वापस आपको रिवीजन क्लासेस देखनी पड़ती है। तो खुद से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। और मैं खुद से ये एक्सपेक्ट कर रही थी, भाई क्लास ले लिए ना, नोट्स को देखूंगी तो वापस चीजें माइंड में आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, रिविजन क्लासेस पे आपको रिलाय करना पड़ता है। तो वो था, मैंने ठीक है रिवीजन क्लासेस देखी, चीजें रिकॉल हो रही थी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया था पता है, मैंने खुद के प्लानिंग पे विश्वास नहीं किया था। मतलब रैंडमली जब आप ऐसे प्रिपरेशन करने के उसमें जाते हो ना, तो आप बहुत सारी वीडियोस को स्क्रॉल करते हो। तो मैंने भी की है कि कोई बेटर स्ट्रेटजी बता दे, जो रैंक लेकर आ रहा है तो अपन उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो हम भी एक बेटर रिजल्ट ला सकते हैं, रैंक ला सकते हैं। तो मैंने भी वीडियोस स्क्रॉल करना स्टार्ट किया और मुझे कहीं से तो पता चला है कि एक टेस्ट सीरीज के बारे में पता चला है और बहुत फेमस टेस्ट सीरीज है उसकी। तो मैंने पूरे 6 मंथ्स उनके भरोसे उनकी टेस्ट सीरीज ले ली, अच्छा खासा अमाउंट देकर ले ली। और तो जब आप किसी और के प्लानर पर किसी और की टेस्ट सीरीज लेते हैं, उसके पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो जो प्लानर, वो जो मॉक सीरीज है, वो स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं बनी है। आपका एक पर्सनल प्लान होना चाहिए। आप हेल्प ले सकते हो उनसे, बट आपका एक खुद का पर्सनल प्लान होना चाहिए ना, कि आपको पता होगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या वीकनेस है। एक सब्जेक्ट किसी का फेवरेट हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, जरूरी नहीं है ना वो आपके लिए स्ट्रांग है, आपको वो वीक लग सकता है। आपके लिए जो स्ट्रांग हो सामने वाले को वीक लग सकता है ना। तो जो प्लानर्स रहते हैं वो एक जनरल पर्सपेक्टिव से बने रहते हैं, बट आप ये गलती मत करना, कंप्लीटली अपनी प्रिपरेशन उन प्लानर्स पर डाल दो कि मतलब ब्लाइंडली फॉलो कर दो वो क्या बोल रहे हैं। कुछ ऐसा ही मैंने किया था। मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी वो पूरी लाइक 6 मंथ्स की थी। तो उसमें इट वाज 4 रिविजन्स प्लान्ड। तो ऐसा था कि फर्स्ट रिवीजन के लिए पर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने 10 डेज दिए थे फॉर बोथ द ग्रुप्स, राइट। तो 10 डेज दिए थे। सेकंड रिवीजन में इट वाज रिड्यूस टू 6 डेज, देन 4 डेज, देन 3 डेज, ऐसे करके एग्जाम्स आ रहे थे। और इतना अच्छे से उन्होंने, उस टाइम मुझे लग रहा था कि यार ठीक है, ये करने के बाद भी 1 महीने पहले मेरे 4 रिविजन्स निपट रहे हैं, तो मतलब और क्या ही चाहिए। सीए फाइनल के पहले 4 रिवीजन हो रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो आई शुड ब्लाइंडली फॉलो दैम। और मन में था ना कि रैंक लानी है, तो भाई उसमें ऐसा भी था कि ये करके रैंक्स आ रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने स्क्रॉल की थी। हाँ, ये जो टेस्ट सीरीज मैंने ली थी ना, अपनी आदत होती है कि खुद पे विश्वास ना करके अपन बाहर के सोर्सेस को ढूंढते हैं कि कहीं से तो कुछ मिल जाए, अपन उन पे रिलाय कर ले, उनके पद चिन्हों पे चले जहां से उन्होंने सक्सेस ली है। तो ब्लाइंडली भी उन पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए। आपको अपना कि भाई एफआर 10 डेज में कैसे होगा, डीटी 10 डेज में कैसे होगा, ऑडिट 10 डेज में कैसे पॉसिबल है। या तो क्वालिटी हैम्पर कर लो या तो क्वांटिटी हैम्पर कर लो। 100% सिलेबस सीए फाइनल का 10 डेज में क्वालिटी के साथ विथ फुल क्वांटिटी कैसे पॉसिबल है, नहीं है ना ये चीज पॉसिबल, बट उन्होंने प्लान की थी। अब ऐसा करने के बाद जब मैंने 10 डेज में हुआ नहीं, तो मैंने उन्हें कॉल किया कि सर कैसे पॉसिबल है कि मतलब आप 10 डेज में एफआर का सिलेबस कैसे पॉसिबल है। तो देवर लाइक के आप एक्सपेक्ट करो खुद से 70 to 80% हो जाए। तो ठीक है, खुद से एक्सपेक्ट किया, मेरा वो भी नहीं हुआ था। हाँ, 50% हुआ था, बस 50% हुआ था, यस, 10 डेज के अंदर। तो स्लो स्पीड थी, आई डोंट नो, बट मैंने और 1-2 से बात की थी, पूरा ग्रुप बन गया था ऐसा। तो उनसे बात की थी तो समझा कि उनका भी मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कवर एफआर इन द फर्स्ट रिविजन इन 10 डेज, राइट। तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि ओके है। अब ऐसे ही बीच में क्या हुआ, सेकंड रिविजन मतलब सेकंड सब्जेक्ट मैंने वो मॉक दिया उसका, ठीक है। मतलब
बहुत ठीक ठीक किया था। कुछ पहली बार में तो समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा है कि कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, कैसे पॉसिबल है रैंक लाना। बहुत डिमोटिवेटेड हुआ था वो। जो मॉक था मेरा, मतलब बुरा वाला बिगड़ा। 50% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी अगर मैं मॉक दे रही हूँ तो मैं उसको परफॉर्म में नहीं कर पाई, ठीक है। फिर भी मैंने वहां पे बात की तो उन्होंने समझाया कि आपको अपनी गलतियां फर्स्ट मॉक में पता चल गई है तो कितनी अच्छी बात है, आप एग्जाम में वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। तो ठीक है, खुद को समझा लिया कि हाँ ये तो अच्छी बात है ना, गलतियां अभी पता चल गई है। अब सेकेंड सब्जेक्ट की जब बारी आई, तब क्या होता है, सेल्फ पेस्ड आया था, ठीक है। तो उस टाइम चीजें कंफर्म हुई थी सेल्फ पेस्ड के लिए, तो हमको मतलब तब देना था। तो वो 10 डेज के ड्यूरिंग ही मैंने सोचा कि ये जो सेल्फ पेस्ड का बर्डन है उसको लास्ट डेज पे क्यों छोड़ा जाए, मैं अभी इसको निपटा लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने ना एएफएम का था सेकंड, तो उसको साइड में रखा। मैंने बोला कि ठीक है अपन करते, पहले सेल्फ पेस्ड कर लेते, ठीक है। सेल्फ पेस्ट की किया और उसको वन गो में मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। सेल्फ पेस्ट की हो गई। अब वो जो 10 डेज थे एएफएम के, उसमें से कुछ डेज तो मेरे एक्सक्लूड हो गए ना, वो मैंने एएफएम पढ़ा ही नहीं, तो वहां से एएफएम की स्ट्रेटेजी बिगड़ी, ठीक है। फिर सोचा ठीक है एएफएम में जो हो गया सो हो गया, अब ऑडिट में अच्छा पढ़ेंगे, डीटी में अच्छा पढ़ेंगे, ऐसे करते करते। बट जैसे जैसे मैं उस उनके अकॉर्डिंग चल रही थी ना, मुझे समझ आ रहा था कि मैं ऐसे तो सबका 50-50% सिलेबस करके छोड़ रही हूँ, किसी में तो 20-30% ही हो रहा है, क्योंकि सभी डेज आपके इक्वल नहीं होते। कभी आप पढ़ रहे हो, कभी डीमोटिवेशन के कारण आप पढ़ नहीं पाए हो, या फिर कुछ भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो आपका मन नहीं लगा, या फिर आपने खुद से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। तो वही चीज हो रही थी, मतलब एक भी सब्जेक्ट नहीं था कि मैं 10 डेज में पूरा 100% उसको कवर कर पा रही हूँ। तो उन्होंने भाई किस हिसाब से उन्होंने ये प्लानर बना दिया। इससे तो बेटर करते ना कि आप एक सब्जेक्ट को 20 डेज डिवोट कर देते, नंबर ऑफ रिविजन्स कम कर देते, क्वालिटी इंक्रीज कर देते। बट एक माइंड में एक साइकोलॉजिकल गेम है कि नंबर ऑफ रिविजन्स इज इक्वल्स टू योर परसेंटेज ऑफ बीइंग ऑफ परसेंटेज टू क्लियर द एग्जाम। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वही हुआ, मतलब ऐसा सब कुछ था, मैं नहीं कर पा रही थी। अब क्या हुआ, ऐसे चीजें चीजें बिगड़ती गई, मतलब एंड तक आते आते तो मैंने उनको फॉलो करना भी बंद कर दिया। स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी बिगड़ गई थी, मैंने इसे मेरे 3 मंथ्स उनके चक्कर में बिगाड़ दिए। खुद को बस बीच बीच में विश्वास दिलाती गई कि हाँ हो जाएगा, इस तरीके से चल, हो जाएगा, इस तरीके से चल, चल अभी एक पेपर रह गया ना तो दूसरे पेपर पे फोकस कर ले। बहुत समझाती गई, तो ऐसे करके मेरे 3 मंथ्स चले गए उस चीज से। बट मैं अपने आप को बार बार विश्वास दिला रही थी उस चीज में। मतलब मैंने आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ ना, तो मुझे समझ आ रहा है कि मेरी वो प्लानिंग कितनी गलत थी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो रॉन्ग डिसीजंस मैंने लिए हैं कोई और ले और अपने अटेम्प्ट्स लगाए। तो मतलब मैं हेल्प करना चाहती हूँ बहुत से स्टूडेंट्स की जो ऐसे ट्रैप में ना फंसे। आप इस चीज से, मेरी इस जर्नी से ये लेसन ले सकते हो। प्लीज डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनी टेस्ट सीरीज, किसी की बातों में ना आए। अगर आपको कोई प्लान बना के भी दे रहा है तो यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट, राइट। तो आपको इतना तो दिमाग ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा ना कुछ चीज लेने से पहले कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, ठीक है। तो बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है ये। अब चलते हैं। तो ऐसे बहुत स्ट्रगल के साथ, मतलब मेरे रिवीजन हो गए थे। मैंने 3 रिविजन्स तो अच्छे से कर लिए थे। कहीं ना कहीं क्वालिटी स्टार्टिंग से हैम्पर हुई थी, तो वही चलती आ रही थी। जैसे जैसे एग्जाम्स आ रही थी बहुत डिमोटिवेशन फील होता जा रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट, मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रही थी बट क्वालिटी के साथ नहीं पढ़ रही थी। मुझे आज वो रियलाइज हो रहा है। अब क्या होता है, ये सब करते करते एग्जाम डेट्स आती है, फिर रिवर्स टाइम टेबल बनाना स्टार्ट किया मैंने। रिवर्स टाइम टेबल मींस कितने डेज बचे हैं आपको एग्जाम्स को, वहां से कैसे क्या वो सब कैलकुलेशन बिठा के मैंने वो किया। ये सब करते करते एडमिट कार्ड आता है और फाइनली लास्ट 6 days बिफोर माय फर्स्ट पेपर ऑफ सीए फाइनल वो टाइम आता है। मैंने 6 days डिवोट किए थे एफआर के लिए। अब क्या होता है, जो 5 days थे मेरे पूरे प्लान के अकॉर्डिंग चले, मैंने अच्छे से सब कर लिया था। और 1 day मैंने फिर भी बफर डे रखा था, ठीक है। अब उस बफर डे में क्या हुआ पता है, उस बफर डे में जो
जो चीज आपको नहीं होनी चाहिए वो मुझे होने लग गई। द फियर, एंजाइटी, सेल्फ डाउट्स कि होगा या नहीं होगा। दो, मैं ये नहीं देख रही थी कि यार मैंने 5 डेज जो मैंने प्लान किया था वो पूरा मेरा वैसा के वैसा ही हुआ है, मैंने उसको नहीं देखा। शायद मेरी पूरी इस जर्नी में मैंने क्या किया था पता है, जितना टाइम मुझे देना चाहिए था मैंने उससे एक्स्ट्रा टाइम, कुछ ज्यादा ही कंफर्ट जोन बोल सकते हो आप इस चीज को, कि मैं बहुत कंफर्ट जोन में चल रही थी, अपने आप को कुछ ज्यादा ही बफर टाइम देकर चल रही थी। कॉन्फिडेंस यहाँ था तो वो एकदम से यहाँ आ गया बिकॉज ऑफ द फियर। ठीक है, फियर ऑफ परफॉर्मेंस। सो 6th डे पर ऐसा हुआ कि मतलब नेक्स्ट डे एग्जाम है और रात की 8 बजे मैंने मेरी सारी बुक्स बंद कर दी कि नहीं हो रहा है, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है, कैसे करूं। ठीक है, और सो गई कि प्रॉपर नींद लेती हूँ, कल फ्रेश माइंड से पढ़ती हूँ। और मैं ऐसा ही हुआ, मैं 8 बजे मैंने बुक्स वगैरह बंद कर दी और 9 बजे तक मैं सो गई। अब सुबह मैं 6 बजे उठी। 6 बजे उठ के मैंने प्लान किया था कि ये स्मॉल स्मॉल इंडेज उनको मैं कवर करूंगी। आई डोंट नो, मैं 6 बजे उठी, 1-2 इंडेज पढ़े और मुझे वो रिकॉल ही नहीं हो रहे। मतलब मेरे सामने बुक है और माइंड में चल रहा है कि मैं कैसे कवर करूंगी, मुझे एग्जाम में तो सब याद आ जाएगा ना। मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया और मैं वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाई तो क्या। ये सब जो डर थे, ये सारे क्वेश्चंस थे, वो मेरे ऊपर इतने ज्यादा हैवी हो गए कि मैं पढ़ तक नहीं पा रही थी। मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, 6 से 8 वाले मैंने वापस मेरी सारी बुक्स बंद कर दी और मम्मा के पास चली गई। और मुझे नहीं पता, मुझे बस रोना आ रहा था। मैं रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मैं बता नहीं पा रही हूँ कि, मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। मैं और मम्मा ने बोला कि प्रे कर, मुझे बोला कि भगवान जी से प्रे कर, सब कुछ अच्छा होगा, तूने सब अच्छे से पढ़ाई की है, खुद पे कॉन्फिडेंस रख। बट आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने मतलब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, तो अब मुझे नहीं पढ़ना है। तो मम्मा ने बोला ठीक है, तू सो जा थोड़ी देर, मतलब मैं तुझे उठा दूंगी। मतलब हालत इतनी खराब थी कि मम्मा ने बोला कि तू इतना रोना धोना करेगी तो हेडेक वगैरह होगा, कैसे एग्जाम लिख पाएगी, और अभी तो ये फर्स्ट पेपर है। तो शी टोल्ड मी कि तू सो जा। तो मैं 8 से 12 सो गई, प्रॉपर नींद नहीं पर मैं सो गई। ठीक है, 12 बजे खुलती है, मैंने प्रे किया भगवान जी से, और मतलब इतना मैं उस टाइम नहीं थी, मतलब बस मम्मा ने बोला इसलिए मैं प्रे कर रही थी, ऐसा था माइंड में। मतलब वो फियर और ये चीज इतनी ज्यादा हैवी थी मेरे ऊपर, मुझे नहीं समझ आ रहा था। अब मैं एग्जाम हॉल में गई, एग्जाम हॉल में देने के बाद मैंने चीजें मैनेज कर ली थी, मतलब ऐसा था कि हाँ पेपर वॉज क्वाइट गुड, मैं मैनेजेबल लगा, तो मैं फिर कॉन्फिडेंटली आ गई। ठीक है, और एएफएम का पेपर भी दिया, अच्छे से पढ़ के ही दिया था। अब ऐसे ऑडिट आता है, ऑडिट में मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी वो, मेरी क्या मिस्टेक्स रही है, अगर आप चाहते हैं मैं अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी बताऊं तो वो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में कि मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या रही, क्योंकि ऑडिट से रिलेटेड भी एक स्टोरी है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ऑडिट का हुआ, फिर डीटी हुआ, आईडीटी हुआ, आईबीएस हुआ, और ऐसे सब मेरे सारे एग्जाम्स हो गए, मैंने दोनों ग्रुप दिए थे। ठीक है, एग्जाम ओवर, अपन चिल मोड में एकदम। अब क्या हुआ, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एग्जाम्स वगैरह हो गए, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। थोड़े दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं सोचा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ऐसा था कि बस अब रूम में बैठ के नहीं पढ़ना है, अब रिजल्ट का वेट करते हैं। थोड़े दिन तक तो रिजल्ट का भी नहीं सोचा, बट अब ऐसा है कि जितना अपने को देना था, अपने एफर्ट्स अपन ने दे दिए, और वो डेज जो एग्जाम वाले होते हैं ना, वो बहुत हॉरिबल होते हैं, तो बस उनको याद ही नहीं करना था, एग्जाम दे दिया, अब जो होगा भगवान पे छोड़ दो, सब अच्छा ही होगा, ऐसा सोचा। अब एग्जाम डेट्स अनाउंस होती है, एग्जाम डेट अनाउंस होती है। ठीक है, वहां से धक धक स्टार्ट हुई, एग्जाम डे आया, और नवंबर 24 में, अगर आपको पता होगा और नहीं भी पता है तो, दिन में रिजल्ट का एक टाइमिंग देते ना वो, कि मतलब इस टाइम पर हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो उन्होंने दिया, उस टाइम तक उनके कुछ आते पता ही नहीं है। ठीक है, दिन का टाइम था और वेट करवाते 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 रात की 11 बज गई, मैं भगवान के सामने बैठी हूँ। ठीक है, ऑल ऑफ मी शिवरिंग, लाइक भयंकर वाला, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या। और जो एग्जाम डेज में एग्जाम
हॉल में जो किया था वो सब रिकॉल हो रहा है, फ्लैशबैक, सामने पिक्चर फिल्म चल रही है जैसे, ऐसा सब कुछ हो रहा है। और भगवान से प्रे कर रही हूँ, बस कुछ नहीं चाहिए लाइफ में मुझे, बस कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे पास करा दो, कैसे भी पढ़ा करा दो, कुछ भी अगर मैंने गड़बड़ की है कुछ तो अपना मैजिक दिखा दो कि मैं दोनों ग्रुप क्लियर कर लूँ, सब कुछ हो जाए। और सडनली अ फोन रैंग, मैं अपना रिजल्ट चेक नहीं करती हूँ, मैंने एक फ्रेंड को बोल रखा है, तो वही रिजल्ट चेक होता है और मुझे बताया जाता है। आया कॉल, उसमें आया कि सेकंड ग्रुप में सक्सेसफुल, फर्स्ट ग्रुप में अनसक्सेसफुल। क्या रोना चालू हुई, मतलब बहुत दुख हो रहा था क्योंकि खुद से एक्सपेक्ट करके बैठी थी ना। हाँ, जो मैंने बोला था ना रैंक लेकर आऊंगी, रैंक लेकर आऊंगी, वो जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आ रही थी ना वो सपना साइड में होता जा रहा था। ठीक है, तो वो मैंने मतलब समझ आ गई थी कि अब रैंक जैसी तो हालत है नहीं, बट अब क्लियर करना है। ठीक है, बस अब क्लियर करना है। तो अब रिजल्ट आया, तो मतलब खुद से बहुत खुद पर बहुत गुस्सा किया कि कहाँ रैंक एक्सपेक्ट कर रही थी, एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, वापस से तुझे 6 महीना बैठना पड़ेगा, कैसे क्या, मतलब बहुत कुछ। वो एक ग्रुप क्लियर होने की खुशी नहीं थी मुझे, क्योंकि मुझे दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करना था। मेरा नवंबर 24 में सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ, फर्स्ट ग्रुप क्लियर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ऑडिट। ऑडिट में मैं 3 मार्क्स से रह गई थी एंड इन एग्रीगेट विथ 6 मार्क्स, मतलब एग्रीगेट मेरे 9 मार्क्स से, सॉरी 9 मार्क्स से मेरा एग्रीगेट नहीं बना, और ऑडिट में मैं 3 मार्क्स से, मतलब माई मार्क्स वॉज 37, तो मेरे को, मैंने क्लियर नहीं किया। आई फ्लंक्ड इन दैट अटेम्प्ट इन दैट ग्रुप। अब उसके बाद वापस से मतलब खुद को समझाया कि नहीं, बस एक ग्रुप हो गया है, अब एक ही ग्रुप बाकी है, तो सीए बन जाएगी। तो 2-3 दिन उस जोन में रहने के बाद वापस से खुद को बूस्ट अप किया कि इस बार जो गलतियां की है वो अब रिपीट नहीं करनी है, कोई टेस्ट सीरीज पे नहीं करना है। ऑडिट में लिटरली मैंने अपनी आंसर शीट्स मंगाई थी, और आंसर शीट मैंने खुद के आंसर्स, मतलब मेरा जो मैंने पढ़ाई की थी ना ऑडिट की बाद में, वो 1 महीने की पढ़ाई करने के बाद मुझे समझ आया, आंसर शीट्स भी आ गई थी तब तक, मैंने एनालिस उनको देख रही हूँ, मैं एनालिसिस कर रही हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है, समझ आया आईसीआई सही है, ऐसे आंसर्स में लिखूंगी तो मुझे कहाँ से मार्क्स मिलेंगे। शायद मैं अकेली हूँ जो ये बोल रही हूँ कि आईसीआई ने सही किया, बट ऐसा ही हुआ था। एएफएम में पेपर बहुत इजी था, बट इतनी सारी सिली मिस्टेक्स की थी, मैं फिगर गलत नोट डाउन कर लिया, परसेंटेज गलत नोट डाउन कर लिया, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन से सही हुए बट लिखते टाइम गलत मतलब अगर वो 9-3 है तो वो 3-9 मैंने लिख दिया, ऐसी मिस्टेक्स भी हुई है। क्वेश्चंस को प्रॉपर नहीं पढ़ा, लाइक वो अगर कुछ पूछ रहे हैं तो मैं मतलब क्वेश्चंस को प्रॉपर नहीं पढ़ा, तो आंसर उनके अकॉर्डिंग नहीं था, आंसर के मार्क्स मिलते हैं, नहीं मिले। तो एएफएम और ऑडिट का पेपर देखने के बाद मुझे समझ आया कि इन्होंने जो मेरे इतने मार्क्स डिडक्ट किए ना वो वैलिड है। मतलब ऑडिट भी मैंने अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। ऑडिट की स्ट्रेटेजी इफ यू वांट कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि जिस अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया ना तो 54 मार्क्स आए थे मेरे, तो 37 से 54 की जर्नी कैसी रही। दो वो इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, बट मई 2025 का जो पेपर था ऑडिट का, वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। उसमें 54 लाना आफ्टर बीइंग फेल्ड विथ 37 मार्क्स इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट, तो वो कहीं ना कहीं कुछ आपको अपनी पढ़ाई में चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं बिल्कुल आपको वो चीज बताऊंगी क्या मिस्टेक्स रही मेरी ऑडिट में। तो वही हुआ, समझ आ गया कि भाई आईसीआई ने जो मार्क्स डिडक्ट किए हैं वो सही किए हैं। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को बहुत अच्छे से वापस से प्रिपेयर किया। कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली, खुद के मॉक्स दिए, आईसीआई के मॉक्स दिए मैंने। किसी और पे रिलाई क्यों करना, जब अपना जो आईसीआई है वही मॉक्स देता है, तो बस ना उनकी मॉक सीरीज को आप फॉलो करो। तो मैंने वही किया। एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जामिनर आईसीआई अपन से एक्सपेक्ट करता है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई की। ठीक है, अब ऐसे ही एग्जाम डेट्स आती है, एडमिट कार्ड आता है, और वो एग्जाम के डेज आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर भी अब क्या होता है, एफआर का पेपर है। ठीक है, एफआर का पेपर बहुत अच्छे से सब कुछ वही हुआ, वापस से फर्स्ट पेपर का
परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। मतलब एफआर मेरा वाज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। मतलब मैं मॉक्स दे रही थी ना, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे और समझ भी बहुत अच्छे से आता है। ऐसा लग रहा था कि एफआर मेरा एग्रीगेट बनाएगा। वो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, ये मुझे पता था। तो और उसमें परफॉर्म करने से मैं बहुत डर भी रही थी। फर्स्ट पेपर रहता है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत हाई रहता है, लेंदी आता है उसका पेपर। तो ये सब कुछ था। अब एग्जाम डे पे क्या हुआ, मतलब मैंने किसी को बोला नहीं कि मुझे वापस से वो डर आ रहा है मेरे अंदर। मतलब वो डर वापस से सब कुछ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है एग्जाम हॉल में जाने से। मैंने किसी को दिखाया नहीं, बट अंदर ही अंदर वो फील हो रहा था। अब क्या होता है एग्जाम हॉल में, बताती हूँ मैं। 2 बजे आपका पेपर रहता है, ठीक है। मैं घर से निकल रही हूँ 1:45 पे। कहाँ दिमाग था मेरा मुझे नहीं पता। मैं 1:45 पे घर से निकल रही हूँ। सेंटर पे जाने में 10 मिनट्स लगते हैं। तो ठीक है, रास्ते में पता चला कि मैं तो लेट हो गई। गाड़ी भगाई, टाइम पे पहुंच तो गई, बट वहां जाकर पता चला कि आपको और 500 मीटर पैदल चल के सेंटर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ वहां पे अरेंजमेंट्स ऐसे हो गए थे। तो एकदम बहुत ज्यादा धूप और मैं एकदम पैनिक सिचुएशन में इतना लेट हो गई। 15 मिनट्स जो मुझे 15 मिनट्स जो मुझे स्टार्टिंग में मिलते हैं वो मैंने मिस आउट कर दिए। अब कैसे होगा। तो जैसे तैसे भागती हुई, मतलब मैं मुझे अभी भी याद है कि मैं कैसे भाग रही थी। वो आधा मीटर जो था, मैंने आधा किलोमीटर जो था वो मैंने उसको कैसे ट्रेवल किया इतनी धूप में। और फिर वहां पे पैनिक सिचुएशन, एकदम एग्जाम हॉल में पहुंची 5 मिनट पहले। खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी, बट मैं जैसे ही गई मेरे सामने तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर उन्होंने मुझे दे दिया। और मैं उसको देख के मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं मतलब इतनी घबरा रही हूँ, हैवी ब्रीदिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है। और मेरी फर्स्ट सीट आ गई, ठीक है। और सामने ही जस्ट सामने इन्विजिलेटर्स बैठे थे, ठीक है। और मैं पानी पी रही हूँ, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। 2 बजते हैं और आपका टाइम स्टार्ट। अब मैं कर रही हूँ, मैंने क्वेश्चंस पढ़े, थोड़े बहुत समझ आया। मतलब पेपर इजी था, ठीक है। बट इतनी घबराई हुई थी ना मैं उस पेपर में, इतनी ज्यादा कि मतलब मेरी पूरी बॉडी, हैंड्स, लेग्स सब शिवर कर रहे थे। और ये सब मतलब मैंने क्या किया था, वहां 10% लिखा है और 8% लिखा है। तो मैं 8% मैंने मतलब अलग अलग फिगर्स ले लिए। ऐसा जहां 10% यूज करना था वहां मैं 8% कर रही हूँ, जहां 8% यूज करना था वहां मैं 10% कर रही हूँ। मतलब गलत दिखने लग गया मुझे सब कुछ, इतना ये हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था वो, इंडे 16 का क्वेश्चन था। तो मैंने ऐसा कुछ किया, पूरे क्वेश्चन को कट किया। उसको करने में मुझे 30 to 45 मिनट्स हो गए, ठीक है। अब वापस और डर लग रहा है कि 30 to 45 मिनट सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन में तूने लगा दिए, तो अब पेपर कैसे मैनेज होगा। और वो जो 2 इन्विजिलेटर्स मेरे सामने बैठे थे ना, वो कंटिन्यू बातें कर रहे हैं। मतलब उनमें इतना भी मैनर्स नहीं है कि सामने कोई फाइनल का बच्चा बैठ के पेपर लिख रहा है इतनी पैनिक सिचुएशन में, और वो दोनों बातें करे जा रहे हैं कंटिन्यू। मतलब मैं फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ मेरे पेपर पे। एक तो मेंटली इतना कुछ चल रहा है और ऊपर से उनकी बात है। तो मैंने लिटरली उनको सुना दिया कि सर आप चुप हो सकते हैं, एक बार मैंने रिक्वेस्ट की। 2 मिनट बाद वो वापस स्टार्ट हो गए। तो फिर लिटरली मतलब मैंने उन्हें चिल्ला दिया था कि ये सब, मतलब आपको थोड़े तो एटिकेट्स होने चाहिए कि कोई पेपर लिख रहा है, कोई यहाँ पे एग्जाम दे रहा है, आप बात ना करें। फिर जाके वो समझे और उन्होंने बात फिर नहीं की। और जैसे तैसे मैंने वो 3 आवर्स को मैनेज किया। बहुत टफ थे। मैं लाइफ में कभी सीए फाइनल की एग्जाम कोई मुझे बोले कि तुझे देना है, मैं नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। जैसे ही वो 3 घंटे हुए, मैं एग्जाम हॉल के बाहर निकली और वहां से जो मेरा रोना शुरू हुआ, इतना ज्यादा डेंजर सिचुएशन थी मेरे लिए और बहुत ज्यादा थी। मतलब इतना डर लग रहा था मुझे कि मुझे वापस अभी इस एग्जाम हॉल में ही नहीं आना है। मैं पूरे रास्ते रोई हूँ, घर पे जाकर भयंकर रोना आ रहा है और खुद को बोल रही हूँ कि मुझे ये अटेम्प्ट ही नहीं देना है।
मुझे सीए ही नहीं बनना है, मैं और एग्जाम फेस कर ही नहीं सकती हूँ, सीए मेरे लिए है ही नहीं। मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था एफआर, मैं उसको नहीं कर पाई हूँ, तो कैसे होगा। खुद का बैठ के कैलकुलेशन लगा रही हूँ कि इतने इतने क्वेश्चंस मैंने किए हैं, इतने वो डिडक्ट करेंगे, और वो 40 भी नहीं आ रहे थे मेरे। इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन थी, इतनी ज्यादा मैं पैनिक हो गई थी। तो वही हुआ, मतलब एग्जाम वाले दिन आकर भी पूरे दिन भर, रात भर मैं सोई भी नहीं हूँ। बहुत ज्यादा मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अब एएफएम के लिए जो आपको लीव मिलती है 1 डे की, उसमें भी मैं, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत कभी समझा रही हूँ खुद को कि नहीं ठीक है, अब जो फर्स्ट पेपर में हुआ है कोई बात नहीं, एएफएम का तो तू पढ़ के दे, ठीक है। बट वो नहीं हो रहा था। वो फियर बहुत ज्यादा था मेरे ऊपर हैवी। मुझे नहीं, मतलब मैं बस एक ही चीज रिपीट कर रही थी कि मुझे नहीं बनना सीए, मैं एग्जाम दूंगी नहीं। फिर घर वाले भी बहुत फोर्स कर रहे थे कि क्या हो गया, समझा रहे थे मुझे। मैंने बोला मैं सितंबर अटेम्प्ट दे दूंगी, बट मई वाला अटेम्प्ट मुझे नहीं देना है। मैं मुझसे अब नहीं होगा, मेरा एफआर का पेपर बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, मैं नहीं दे सकती हूँ। इतना ज्यादा रोना धोना हुआ है ना उस टाइम, मतलब खुद पे कंट्रोल ही नहीं था। मैं मेंटली इतना वीक बन चुकी थी, खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मुझे 4 दीवारों में नहीं बैठना है। इतनी लंबी जर्नी हो गई थी, 8 साल हो गए हैं 12th के बाद मैं इस जर्नी में लगी हूँ। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मुझे एग्जाम देने से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और एक ही चीज, फिर एएफएम के पेपर, नेक्स्ट डे एएफएम का पेपर था, और रात के 11 बजे मुझे एनी हाउ घर वालों ने कन्विंस किया कि तू सो जा, तू सोई नहीं है। मम्मी पापा भी घर पे नहीं थे, वो 8 बजे आए थे, मतलब एक दिन पहले 8 बजे आए थे वो। तो मैं मम्मा के सामने बैठ के बोल रही हूँ कि मम्मा मुझे नहीं देना है पेपर, मैं नहीं दे सकती हूँ, मुझे सीए ही नहीं बनना है, अभी सीए मेरे लिए है ही नहीं, मैं कुछ और कर लूंगी, मैं नहीं दे सकती हूँ ये सब कुछ। कवर नहीं कर पाई थी। मैंने सिर्फ 10% सिलेबस सुबह से लेकर रात तक किया। 11 बजे से मुझे सुलाया तो 3 बजे मुझे उठा दिया, ठीक है। और मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा था उठ के। और एनी हाउ मैंने खुद को समझाया कि ठीक है, यहाँ तक तू आ गई है, खुद पे विश्वास रख, बस एग्जाम देकर ही तो आना है। तूने वैसे ही माइंड में सोच लिया है कि सितंबर में देगी, तो बस अभी देकर आ जा, बस ऐसे ही देकर आ जा। तो मैं जो 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, और रात की 3 बजे से दिन के 1 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई की मैंने, ठीक है। एएफएम को जितना मुझे रिवीजन करना था, और क्वांटिटी पे नहीं, मैंने क्वालिटी पे फोकस किया, पूरा अच्छे से उसको रिवाइज किया। इतना सब अच्छे से तो नहीं हो पा रहा था, बट क्वांटिटी को मैंने नहीं देखा, मैं क्वालिटी पे फोकस कर रही थी। रात की 3 बजे से 1 बजे तक अच्छे से सब कुछ रिवाइज किया, और 1 बजे बुक्स गई। एएफएम का पेपर देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि इसमें तो एग्जामिशन पक्की, मतलब बहुत अच्छा पेपर गया। वहां पर मैं, मतलब अपने आप को इतना काम और इतना अच्छा मुझे लग रहा था कि ऐसा लग रहा था मैं जन्नत में आ गई हूँ। उस पेपर को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा वो सब कुछ फियर था ना, मैं एफआर के पेपर में जो हुआ था उसको भूल चुकी थी। मैंने बोला कि ठीक है, एक पेपर तो मुझे एग्जामिशन देगा, ऐसा था। और मुझे एग्जामिशन आई भी उस पेपर में, 74 मार्क्स आए मेरे। तो बहुत अच्छा लगा। वो एएफएम का पेपर देने के बाद मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि मैं ऑडिट का पेपर दे दूं। मैंने ऑडिट का पेपर भी दिया, अच्छे से दिया। और ऑडिट के पेपर में भी एग्जाम हॉल में क्या हुआ, एग्जाम हॉल में जो पेपर था ना, वो थोड़ा आपको, आपका मेंटल लेवल चेक करता है, मतलब आप वो 3 आवर्स को कैसे मैनेज कर सकते हो। पेपर नो डाउट इजी था, बट बहुत लेंदी था। वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में दे वर आस्किंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग थे, केस स्टडीज बहुत बड़ी बड़ी थी, एमसीक्यू बुकलेट में मतलब 25 to 30 पेजेस की शायद एमसीक्यू बुकलेट थी। तो बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडीज वो पूछ रहे थे। तो वहां पर आपको, मतलब इतने आप एक्टिव होने चाहिए कि आपको कैसे उस पेपर को निकालना है।
ठीक है, वो मैटर करता है, वो आपको आना चाहिए। और वो मैंने 3 आवर्स में सीखा, मतलब वो मैंने उन 3 आवर्स को मैंने संभाल लिया था ऑडिट में। मैं ये समझ गई थी कि ये जो पेपर है ना, ये बहुत ट्रिकी पेपर है, इजी पेपर। ठीक है, अगर आपने अच्छे से ऑडिट पढ़ा है तो आप उस पेपर को अच्छे से क्लियर कर लोगे, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा कि ये आंसर है, इसका ये पर्टिकुलर आंसर है। बट किस तरीके से प्रेजेंट करना है और कौन सा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, कहाँ आपको टाइम डिवोट करना है, कम टाइम डिवोट करके आप मैक्सिमम मार्क्स कहाँ स्कोर कर सकते हैं, वो वाला पेपर था ऑडिट का। वो आने के बाद तो मैं सबको हक कर रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ कि थैंक यू, आपने इतने टफ टाइम में आप सब मेरे साथ थे। मैंने बहुत सारे लोगों को परेशान किया था, मतलब मैं खुद परेशान थी ना, तो मुझे किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। सो उन सबको थैंक यू बोला कि आप लोग मेरे साथ थे। और जहाँ मैं पढ़ती थी ना, यही वो स्पेस है जहाँ मैं पढ़ाई करती थी। यहाँ पर मैं 1 महीने तक आई नहीं हूँ एग्जाम देने के बाद में। इस स्टडी टेबल पर मैं बैठी तक नहीं थी, इतना मैं डर गई थी एग्जाम से। और कहीं ना कहीं मैंने बस एकदम छोड़ दिया था भगवान पे कि अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इतना ही है। आपने बहुत मतलब मैं इस जर्नी में मैंने बहुत देख लिया है, अब मुझसे नहीं होगा। मैंने अपना 100% दे दिया, पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया। एग्जाम रिजल्ट आता है, ठीक है, और मैं सीए बन चुकी थी। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था मुझे कि मैं सीए बन गई थी। मुझे वो एक्सप्रेस करना भी नहीं आ रहा था, मतलब मैं हंसू रो, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि मैं सीए बन गई हूँ। सो ये मेरी जर्नी रही है। और 3, 2, 1. The first learning is don't let failures define you. Your failures are steps towards the success. आप अपने failures से सीखें, वो आपको एक better person बनाएंगे। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। अपनी जर्नी को ओन करना सीखे, जैसे आप अपने सक्सेस को ओन करते हैं, ऐसे अपने फेलियर्स को भी गले लगाए। ठीक है, तो उनसे घबराइए मत, आप इतना स्ट्रांग रहिए कि अपने फेलियर्स को एकदम क्रॉस करके आगे बढ़े। ठीक है, द सेकेंड वन इज कि टेस्ट सीरीज आंख बंद करके किसी और पे विश्वास ना रखे, आप खुद पर विश्वास रखें, अपनी कैपेबिलिटीज से अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाए ना। किसी और की स्ट्रेटेजी पे आप रिलाय कर सकते हैं, बट आप ब्लाइंडली उसको फॉलो ना करें। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करें। जो गलती मैंने की थी, पूरा ही 100% उन पे रिलाई कर लिया था, वो गलत था। द थर्ड वन इज डोंट स्विच योर स्टडी मटेरियल्स इन द लास्ट मोमेंट। मेरा जो नवंबर 24 था, उसमें FR का जो सब्जेक्ट था, उसमें मैंने लास्ट के 1 महीने पहले मेरी फैकल्टी चेंज कर दी थी। मुझे उनके किसी और फैकल्टी के रिविजन लेक्चर्स ज्यादा अच्छे से समझ आने लगे थे। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मतलब मैं जिनसे पढ़ रही थी उन पे मुझे ट्रस्ट नहीं था। ठीक है, और मैंने एंड मोमेंट पे पूरी फैकल्टी चेंज कर ली, मेरे स्टडी मटेरियल्स ही चेंज कर ले। हालांकि कॉन्सेप्ट वगैरह सेम रहते हैं, बट आप इतने महीनों से जिन बुक से, जिन कॉन्सेप्ट बुक को फॉलो कर रहे थे, सडनली उनको चेंज करना बहुत गलत है। तो ये गलती नहीं करना है, ये थर्ड मिस्टेक है जो मैंने की थी। द फोर्थ वन इज एटलीस्ट आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो ना इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए कि आप उनसे डिस्कस कर रहे हो, वो मतलब वो भी आपके साथ उस जर्नी में है कि कितना सिलेबस हुआ है। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, राइट? तो आपको आपका पेस पता चलेगा कि आप किस स्पीड के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरे साथ, मेरी इस जर्नी में कोई भी ऐसा नहीं था। थे, मतलब एक दो से मैं कनेक्टेड थी, बट 100% वी आर नॉट कनेक्टेड कि आज इतना पढ़ लिया। ऐसा हेल्दी कंपटीशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, मतलब मैं अपने ही लेवल पे प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो गलतियां उनको समझ रही हूँ, सीख रही हूँ, ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। तो जो एक, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसमें अगर आपके पास एक दो ग्रुप है, ऐसा नहीं कि मतलब एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ कि एक भी स्टडी पार्टनर अगर आपका होता है, तो कहीं आपकी स्पीड स्लो है, आपको डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, तो वो आपको बूस्ट अप करते हैं। ठीक है, द फोर्थ वन इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो मैंने मिस आउट कर दी आगे इस जर्नी में भी।
नवंबर 24 तक आई वॉज नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन। मतलब हाँ, भगवान होते हैं, भगवान पर विश्वास, बट पूरा विश्वास नहीं था। मतलब बैठ के प्रे भी नहीं करती थी मैं, बस ऐसे, मतलब एक फॉर्म, अब ऐसा लग रहा है ना, वो एक फॉर्मेलिटी थी। मतलब भगवान के सामने मैंने नवंबर 24 की एग्जाम्स देने के बाद में खुद को भगवान को सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे और विश्वास होने लग गया था उन पे। सडनली मैं एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लग गई थी। वहां पे मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मुझे एक सुप्रीम पावर की जरूरत है, जिनको मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताऊं और मुझे ऐसा लगे कि वो मुझे सुन रहे हैं। तो मैं इतनी स्पिरिचुअल हो गई थी। तो मई 25 में क्लियर करने का एक बिग रीजन वो भी था कि मैं बहुत स्पिरिचुअल और पॉजिटिव बन गई थी। एग्जाम टाइम पे फियर्स और वो नेगेटिविटी आई थी, बट एनी हाउ मैंने उनको मैनेज किया। बट स्पिरिचुअलिटी ने मेरी इस जर्नी में मुझे बहुत हेल्प की है। मतलब आपको वो आपको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, आपको एक इनर स्ट्रेंथ देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे आपका हाथ पकड़ के आपको एकदम स्मूथली निकाल के ले जाएंगे वो। ठीक है, वो सारा रोना धोना अब याद ही नहीं आता है। सीए बन गए, वो रिजल्ट देखने के बाद जो भी सेक्रीफाइसेस किए थे, जो भी फेलियर्स थे, सब वर्थ इट लगने लग जाता है। ठीक है। द फोर्थ वन इज टेक, फोर्थ था ना ये, द फिफ्थ वन इज टेक प्रॉपर स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स। एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। ये आपको, आपके माइंड को वापस से रीएक्टिवेट करता है। ठीक है, अगर आप नींद नहीं लेते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम डेज ऑल्सो, तो आप देखोगे आपके माइंड की एफिशिएंसीज वहीं रिड्यूस हो जाती है। नेगेटिव थॉट्स, सैडनेस आपको फील होने लगेगी। तो आपको नींद से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज स्टॉप बीइंग बेचारा। बेचारे से मेरा मतलब है कि स्टॉप आस्किंग गॉड और द यूनिवर्स, या फिर खुद से सवाल करना बंद कर दो, व्हाई मी, व्हाई दिस हैपन टू मी, व्हाई वन मोर अटेम्प्ट। Stop asking that why has no answer. Instead, ask the right question. Why पूछने से बेटर है आप what पूछिए. What can be the solution now? What can I do now to get out of the situation? तो आपको आंसर्स मिलेंगे। प्रॉब्लम्स तो है, आप सॉल्यूशन ढूंढो ना। तो अपने आप को बेचारा मत समझो कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे ही अटेम्प्ट्स क्यों लगे हैं, मैं ये था कि 8 साल मुझे ही क्यों, जो थे, जो मेरे साथ पढ़ रहे थे वो तो एक ही बार में निकल गए हैं। नो, एवरीवन हैज डिफरेंट स्टोरीज। डोंट कंप्लेन योरसेल्फ। अपन जब उस फेज में रहते हैं ना, तब बहुत डिफिकल्ट लगता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट जो उस फेज से निकला है उस पर आप भरोसा रख सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई, आस्क व्हाट। तो आप देखोगे आप एक बेटर पर्सन बनते हो और आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहते हो, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो इस जर्नी से रिलेटेड, और आपको इस जर्नी से क्या सीखने को मिला है, बेस्ट पार्ट क्या लगा है, प्लीज मुझे बताइए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि एक भी इंसान अगर इस जर्नी से कुछ सीखता है, क्योंकि मतलब सक्सेसफुल जर्नीज तो सबके पास होती है, बट मेरे पास ये जर्नी है, मैं इसको ओन करती हूँ। और मैं मतलब मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है, जो मेरी गलतियां रही है, वो कोई और ना करे, मेरा बस यही मोटिव है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय।